बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और आज की वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं क्लास 12th की जो यूनिट है थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर या इस वीडियो के अंदर। तो बच्चों, जिस भी बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो थर्ड यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें है क्या, एक्चुअल में हमें क्या क्या स्टडी करनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है वो भी हमें देखनी है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रो जो केमिस्ट्री होती है, इसमें जो इलेक्ट्रो है इसका मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, एंड आपके पास जो ये केमिस्ट्री है इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है, केमिकल एनर्जी। राइट, तो आपको क्या करना है, बस स्टडी करनी है। किसकी स्टडी करनी है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, और केमिकल जो एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है। यानी कि आपको सिर्फ इतना देखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। बट ये अपने आप नहीं होती है, क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, तब ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती है। और इसी की स्टडी हम जिस ब्रांच के अंदर करते हैं वही ब्रांच जो है केमिस्ट्री की, उसी को आप बोलोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो डेफिनेशन तो आई होप सभी को समझ आ गई होगी कि हमें करना क्या है। बहुत ही सिंपल है, हम कहेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ interconversion between electrical energy and chemical energy। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसी ब्रांच को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी। सिर्फ हमें इंटरकन्वर्जन देखना है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। कब, जब रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, उसी को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कि हम इसकी स्टडी करते हैं इन चीज की। अब देखो यहाँ पर जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो क्या है, वो आप सभी को पता है, 11th में आपने पढ़ा हुआ है। क्योंकि जो रेडॉक्स है वो कहाँ से आया, रेड आया है रिडक्शन से, एंड ऑक्स आया है ऑक्सीडेशन से। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिनमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है या फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, तो वहां पर हम रेडॉक्स रिएक्शन, दैट मींस ऑक्सीडेशन भी पढ़ेंगे और रिडक्शन भी पढ़ेंगे। और दोनों प्रोसेस जब एक साथ होती है तो वही तो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या है एंड रिडक्शन क्या है। ठीक है, देखो आप सभी को पता है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ O2, या फिर आप क्या बोलते हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये इसकी क्लासिकल डेफिनेशन थी, बट हमें क्लासिकल वाले नहीं देखनी, हमें न्यू इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर देखना है, इलेक्ट्रॉन जो कंसेप्ट आया था उसके बेसिस पर। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बेसिस पर हम स्टडी करेंगे। रिडक्शन क्या होता है, बेसिकली रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आप क्या बोलते हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का। या फिर हम क्या कह सकते हैं, मेन पॉइंट क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होती है। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसमें रिडक्शन हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, रिमूव करेगा,
वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में सिर्फ आपको ये कंसेप्ट याद रखना है और इसके बेस पर हम आगे देखने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस में होता है। ठीक है, चलो अब इतना समझ आ गया होगा। अब देखो बच्चों, मैंने अभी आपसे ये कहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक है, मैंने बोला इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, और मैंने दूसरा कंसेप्ट क्या बताया, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये अपने आप नहीं होती, रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू होती है, बट रेडॉक्स रिएक्शन भी तो किसी ना किसी डिवाइस में होगी। ठीक है, तो हम ये जो कन्वर्जन देखेंगे इसके लिए हम पर्टिकुलर सेल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, और केमिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा वो क्या होता है, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक आपको पढ़ना है गैल्वेनिक सेल, और एक आपको पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या जो कंडक्शन होता है वो आयंस के थ्रू कैसे होगा। ठीक है, एक हमें वो स्टडी करनी है। तो पूरे चैप्टर में आपको ये 3 टॉपिक डिस्कस करने हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट करते हैं। अभी बच्चों आपको इतना तो पता चल गया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या, एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस सेल का डायग्राम बना देती हूँ, देन उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या क्या कैसे क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, क्या होता है कि आपके पास एक ही कंटेनर होता है और इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है। ठीक है, और ये जो लिक्विड होता है इसका नेम क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इस लिक्विड का नाम इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके 2 मीडियम होते हैं, या तो ये मोल्टन स्टेट के अंदर रहेगा या फिर एक्वस फॉर्म के अंदर रहेगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअल में होता क्या है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल या कंपाउंड होता है जो कि इजीली डिसोशिएट हो जाता है आयंस के अंदर या डिकम्पोज हो जाता है आयंस के अंदर। ठीक है, उसी को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इनमें 2 जो रोड है वो क्या होती है, डिप होती है, ऐसे 2 रोड डिप होती है। ये जो रॉड होती हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोड होती है ये एक्चुअल में किसकी होती है, मेटल की होती है। तो ये है इलेक्ट्रोड, किसकी है, मेटल की। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मेटल है वो कैसा हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और रिएक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ, न्यूट्रल रहेगा तो रिएक्टिव रहेगा तो कैसे क्या प्रोसेस होगी। यहाँ तक क्लियर। देन उसके बाद बच्चों क्या होता है कि आपके पास जो ये इलेक्ट्रोड होती है वो क्या होती है, बैटरी से कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ी हुई रहती है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है और नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ी रहती है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है। ठीक है, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगी इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड, एंड जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। ठीक है, आपको समझ आ गया, इतनी सी चीजें हैं और यही आपको देखनी है कैसे क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब वो कैसे चेंज होती है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है, हम यहाँ से सबसे पहले इनको कनेक्ट करके बैटरी के टर्मिनल को इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, वही क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है आयंस में। ठीक है, और जैसे वो आयंस में टूटेगा वो आयंस क्या होंगे, या तो एनोड पर जाएंगे या कैथोड पर जाएंगे। अब आपको पता है आयन 2 होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
ठीक है। पॉजिटिव जो आयन होगा वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, दैट मीन्स कैथोड पर, और जो नेगेटिव आयन होगा वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, दैट मीन्स एनोड पर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई, दैट मीन्स केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। उसी को ही आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सिंपल। आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, देन रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया, इलेक्ट्रोलाइट इज अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल which dissociated or decompose into ions। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो बच्चों, मैंने क्या कहा, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तब इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया आयंस के अंदर। तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। द प्रोसेस इन विच when electricity passed through electrodes, electrolyte becomes dissociate into ions। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये ध्यान रखना, आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर टू टाइप की एनालिसिस की जाती है। ठीक है, इसके थ्रू वो एनालिसिस कौन सी होती है, एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, या हम ये कह सकते हैं जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो ये एक्चुअल में है क्या, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और फिर इसमें ये कैसे रिएक्शन हो रही है, तो वो हम उसी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, क्वालिटेटिव के अंदर, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अभी मैं ये इरेज नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये आपके काम आने वाला है, नीचे वाला पोर्शन करने वाली हूँ, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब बच्चों, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड सेकंड जो होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है एंड क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है। देखो, क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं इसमें हमें क्या स्टडी करनी है, क्या देखना है। मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ये आयंस में टूटता है इलेक्ट्रोलाइट, देन उसके बाद जो आयन है वो कहाँ मूव करते हैं, एनोड और कैथोड की तरफ मूव करते हैं, और जब वो एनोड और कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो वहां पर केमिकल रिएक्शन होती है। दैट मीन्स क्या होता है उनमें, या तो ऑक्सीडेशन होता है या फिर रिडक्शन होता है, तभी तो रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसेस होगी। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के अंदर हम क्या देखेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, हमें सिर्फ वही स्टडी करनी है। ठीक है, दैट मीन्स हम ये करेंगे विच आयन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। ठीक है, कौन सा आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा आयन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, मैं केमिकल रिएक्शन कराऊंगी तब आपको इसका मीनिंग समझ आएगा। आपको क्वालिटेटिव के अंदर सिर्फ इतना देखना है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स का मतलब देखो, यहाँ पर क्वांटी
क्वांटिटी दैट मीन्स हम नंबर ऑफ एटम्स या फिर मास इसकी बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, तो इसका मतलब एनोड और कैथोड पर कोई ना कोई तो प्रोडक्ट्स बनेंगे। वो मेटल भी हो सकता है या फिर कोई गैस भी रिलीज हो सकती है, ठीक है। तो जो मेटल बना या फिर जो गैस रिलीज हुई उसकी हमें क्या निकालनी होती है, क्वांटिटी। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, कोई भी जैसे मेटल वहां पर बना है एनोड या कैथोड पर, तो हम उसका क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे, ठीक है। और हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे गैस रिलीज हुई तो उसकी वॉल्यूम निकाल लो, नंबर ऑफ मोल निकाल लो, तो ये चीजें हम कैलकुलेट करेंगे, उसको आप क्या बोलते हो, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है। किसका निकालना है, मेटल और गैस रिलीज एट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रोड पर जो मेटल और गैस रिलीज हो रही है उसका हमें क्या निकालना है, वेट, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि इन दोनों के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। अब चलो फर्स्ट हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट्स होते हैं इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, तो इसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि इसमें फैक्टर कौन सा हो सकता है, देखो फर्स्टली इलेक्ट्रोलाइट जो है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा मॉल्टन और एक्वस। अगर मॉल्टन स्टेट के अंदर होता है तो जो भी आयन ऑक्सीडाइज रिड्यूस होंगे उनसे जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, और अगर मॉल्टन की जगह पर एक्वस में होता है तो जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे वो दोनों सेम कभी नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। यानी कि ये मैं एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ कि मॉल्टन स्टेट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है और उसी इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप एक्वस फॉर्म के अंदर लेते हो तो दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। यानी कि दोनों में जो भी आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वो सेम नहीं होंगे, क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसका मतलब जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है इसका जो मीडियम है, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, यहाँ पर जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं आयंस उनको अफेक्ट करता है, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड देखो आपने यहाँ पर क्या ली है, इलेक्ट्रोड ली है, किसकी ली, मेटल की ली। और मैंने आपसे पहले बोला था कि जो इलेक्ट्रोड होती है या फिर जो रोड होती है एक्चुअल में वहां पर दो टाइप के मेटल हो सकते हैं, या तो वो अनरिएक्टिव फॉर्म में हो या फिर रिएक्टिव फॉर्म में हो। अनरिएक्टिव का मतलब न्यूट्रल हो, ठीक है, न्यूट्रल दैट मीन्स प्लैटिनम। प्लैटिनम क्या होती है, बिल्कुल ही न्यूट्रल होती है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती नहीं। यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती रहो, इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूटेंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा, वो एज इट इज रहेंगे। बट अगर आपने अदर मेटल की ले ली, जैसे कॉपर ले लेते हैं, सिल्वर ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं, मतलब बहुत सारी मेटल इसके अलावा, प्लैटिनम के अलावा, तो वो क्या करती है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाती है। हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड्स होंगे, इलेक्ट्रोड, ये भी इसके नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जो आयन ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हैं और उनसे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो अलग अलग हो सकते हैं इनकी वजह से, ठीक है। एंड थर्ड हम और भी बता सकते हैं, क्या, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है, मतलब कंसंट्रेशन आपको पता है क्या होती है, ठीक है। इसकी वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर जो आयन ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुआ है उस पर अफेक्ट पड़ता है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स देखने वाले हैं, फिर उसके बाद हम क्वांटिटेटिव देखेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम फर्स्ट पॉइंट क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। आई होप सभी को यहाँ तक का पूरा पोर्शन समझ में आया होगा। चलो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ये वाला पोर्शन। देखो बच्चों, आपके पास यहाँ पर एक सेल दिख रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है। इसमें जो एनोड और कैथोड है, काफी बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि जो एनोड होती है क्या उस पर हमेशा पॉजिटिव ही चार्ज होता है, और जो कैथोड होती है हमेशा उस पर नेगेटिव चार्ज ही होता है। यस,
पॉजिटिव और नेगेटिव ही होता है। एक्चुअल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ही एनोड होती है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड ही कैथोड होती है। लेकिन हमने मैम ये देखा है कि बुक में ना काफी जगह यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिखा होता है, यहाँ पॉजिटिव लिखा होता है, तो ऐसा क्यों है? तो बच्चों एक चीज अपने माइंड में क्लियर रखना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ही एनोड है और वो नेगेटिव चार्ज क्यों शो होता है उसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। एनोड जो है उस पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होगा, ठीक है। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूज द इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो ये वो नेगेटिव चार्ज शो कर देते हैं। अदरवाइज एनोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ही होती है, यानी कि इस पर हमेशा नेगेटिव आयन ही आएंगे। क्लियर है? ओके। और जो आपकी कैथोड होती है वो कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, ये भी ध्यान रखना है। बस ये 2 पॉइंट याद रखो, पॉजिटिव नेगेटिव याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर? माइंड में ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है। और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में मैं आपके पास एग्जांपल लेकर आई हूँ NaCl का, यानी कि जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, NaCl है। अब ये 2 फॉर्म के अंदर हो सकता है, मोल्टन भी और एक्वस भी, ठीक है। और जो आपकी इलेक्ट्रोड है वो किसकी है, प्लेटिनम की है, यानी कि न्यूट्रल है। तो पहले आप इसका फैक्ट समझो, देन हम इसका फैक्ट समझेंगे। क्वालिटेटिव में अगर आपने इतना समझ लिया तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन होनी है, कैथोड पर कौन सी होनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपने क्या लिया है, NaCl लिया है, और NaCl हमने कौन सी फॉर्म के अंदर लिया है, मोल्टन स्टेट के अंदर लिया है, ठीक है। मोल्टन का मतलब आपको पता है, NaCl सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, नमक होता है ना, उसको आप थोड़ा सा हीट कर दो, वो क्या होने लग जाएगा, मेल्ट होने लग जाएगा, तो उसी को आप बोल रहे हो मोल्टन स्टेट, ठीक है। उसमें अदर कोई भी पार्टिकल नहीं है, सिर्फ NaCl की है। जैसे ही आपने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की, अब इलेक्ट्रिसिटी ये मूव करेगी, अब बच्चे कहेंगे इधर क्यों नहीं गई, वो भी मैं आपको रीजन बताने वाली हूँ। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाएगी यहाँ, ठीक है, तो इस एनोड जो है वो किस में डिप है, इलेक्ट्रोलाइट में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ आ गई और इलेक्ट्रोलाइट कौन है, NaCl, जो कि क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। अब जो बच्चों Cl नेगेटिव आयन है वो कहाँ मूव करेंगे, एनोड पर, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, तो एनोड पर कौन आ गए, सारे Cl नेगेटिव आयन्स आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो Na पॉजिटिव आयन है वो कहाँ चले जाएंगे, सारे कैथोड पर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर ऐसे शो कर दिया, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब केमिकल रिएक्शन क्या होगी, क्योंकि अभी तक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही चल रही थी, ठीक है। अब देखो बच्चों, Cl नेगेटिव आयन जैसे ही एनोड पर गया तो क्या होगी रिएक्शन, वो देखना है। सबसे पहले NaCl था, हमने उसमें क्या दी, इलेक्ट्रिसिटी पास की, और जैसे ही हम पास करते हैं वो आयोनाइज्ड हो जाता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव आयंस आर मूव एट द एनोड एंड Na पॉजिटिव आयंस आर मूव एट द कैथोड, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही Cl नेगेटिव कहाँ आए, एनोड पर आए, एट एनोड, एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूज द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो Cl नेगेटिव आयन थे उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और Cl फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो फर्स्टली जो चेंजमेंट आता है उसको आप प्राइमरी चेंजमेंट बोलते हो, ठीक है। अब आपको पता है कि जो क्लोरीन होते हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ एक ही क्लोरीन थोड़ी ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं ना NaCl के, तो इसका मतलब जो Cl फ्री रेडिकल है और एक और Cl फ्री रेडिकल है वो कंबाइंड होके क्या बना लेते हैं, Cl2, और ये क्या होती है, गैस होती है, तो हम अपवर्ड एरो लगाते हैं गैस के लिए। तो ये चेंजमेंट जो होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी चेंजमेंट होता है, यानी कि सेल के अंदर 2 चेंजमेंट आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्लोरीन आयन थे, किसमें चेंज हुआ, क्लोरीन गैस, इसका मतलब एनोड पर जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या बना, क्लोरीन गैस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, एट कैथोड।
अब कैथोड पर क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ से करेगा भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे, मूव कर रहे हैं ना इधर से इधर, और जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक है, फिजिक्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर से कहाँ गए, कैथोड की तरफ, और कैथोड पर क्या प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव आयन। इसका मतलब Na पॉजिटिव आयन ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया और वो किसमें चेंज हो गया, सोडियम के अंदर चेंज हो गया। तो यहाँ पर तो ये गैसेस फॉर्म में थी, अब जो ये सोडियम है ये लिक्विड फॉर्म के अंदर है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर रहे हो आप। ठीक है, जैसे ये कूल डाउन होगा ये सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर Na बन गया, दैट मीन्स सोडियम बन गया। तो कैथोड पर जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सोडियम मेटल है, एंड एनोड पर जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, क्लोरीन गैस। प्रोडक्ट ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि अभी हम इसकी क्या ले रहे हैं, मोल्टन स्टेट ले रहे हैं, और एक्वस लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो भी आपको ध्यान रखना है। तो आई होप सभी को ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के अंदर हमने स्टडी की कि कैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसकी हेल्प से क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी दी तो यहाँ पर दो केमिकल रिएक्शन हुई। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखो इसकी, जिसको आप रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हो, तो देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और फिर क्या हो जाएगी, आपके पास रिएक्शन आ जाएगी। दैट मीन्स यहाँ क्या आएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा, सोडियम प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन आपको लिखकर आनी है। क्लियर है, अगर नहीं आई समझ में तो देख लो, यहाँ पर सिर्फ ये दो रिएक्शन देखनी है। Cl, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और यहाँ पर देखो अब ये Cl फ्री रेडिकल बन रहा है। अगर हम यहाँ दो मॉलिक्यूल ले ले तो सीधा यहाँ पर Cl2 बन जाएगा ना, और यहाँ पर भी 2 आपको Na पॉजिटिव लेनी पड़ेंगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो दो जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन जब आप लिखोगे तो देखो ऐसे लिखोगे, यहाँ पर लिख रही हूं मैं ओवरऑल रिएक्शन, 2Cl नेगेटिव आयन किसमें चेंज होंगे, क्लोरीन में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। ठीक है, 2 Na पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और सोडियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, दैट मीन्स हम लिखेंगे 2 Na पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2 सोडियम लिक्विड फॉर्म के अंदर प्लस क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। तो ये क्या है, ओवरऑल रिएक्शन है, जिसको आप क्या बोलते हो, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है, तो ये हो गया मोल्टन के अंदर। अभी हम देखने वाले हैं एक्वस के अंदर। ठीक है, और एक्वस वाला बच्चों आपको अच्छे से समझना है, और ये ध्यान रख लेना इलेक्ट्रोड हमारी अभी भी प्लेटिनम की ही है। फिर सेकंड केस देखेंगे कि इलेक्ट्रोड हम चेंज कर देंगे, इसका मीडियम चेंज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोड का मीडियम चेंज करके देखेंगे, सॉरी मेटल चेंज करेंगे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट स्टार्ट करें। अब बच्चों जो सेकंड केस है वो हम क्या लेने वाले हैं, केस हमारा ये है सेकंड। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, केस सेकंड में जो NaCl है वो हमें क्या लेना है, एक्वस फॉर्म के अंदर लेना है। ठीक है, ये NaCl एक्वस फॉर्म के अंदर है। इस एक्वस फॉर्म का मतलब क्या है, इसका मतलब ये बच्चों कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि ये जो आपको इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है ना, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें NaCl भी प्रेजेंट है और आपके पास H2 भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे यहाँ से यहाँ, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव मत कराना। अब आपने क्या किया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, आयंस में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो NaCl में जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी दी तो ये टूटेगा, कि इसमें Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब इस NaCl के साथ साथ वाटर भी तो है, और ये वाटर भी क्या होता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, किसमें, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। मैंने यहाँ एक सिंगल एरो लगाया, यहाँ डबल एरो लगाया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये NaCl कंप्लीट आयोनाइज्ड हो रहा है और जो वाटर है वो पार्शियली आयोनाइज्ड हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट आयोनाइजेशन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियली आयोनाइजेशन।
ठीक है। अब आपके पास देखो दो आयन है पॉजिटिव और दो आयन है नेगेटिव, ठीक है। यानी कि इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपके पास क्या है, Na पॉजिटिव भी है, H पॉजिटिव भी है, Cl नेगेटिव भी है और OH नेगेटिव भी है। अब कौन मूव करेगा, अब दोनों तो एक साथ मूव करेंगे नहीं, कोई ना कोई एक मूव करेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों ये किस पर डिपेंड करता है कि मूव कौन कर रहा है, ये डिपेंड करता है डिस्चार्ज पोटेंशियल पर, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, डिस्चार्ज पोटेंशियल, ये आगे स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने 10th में भी पढ़ी हुई होगी और यहाँ भी आप पढ़ोगे। इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है 10th में नहीं सॉरी 11th में आपने देखी होगी, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर भी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें ये देखना होता है कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो वो चीज आपको याद भी रखनी पड़ती है, वो पूरी सीरीज याद रखनी पड़ती है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है, यानी कि ये आयन जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं यहाँ से। तो ये जो आयन रिलीज हो रहे हैं उनके लिए एनर्जी तो चाहिए ना, हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तभी तो ये आयन रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो किसका लोअर है, किसका कम ज्यादा है, ठीक है, ये देखना है, लोअर और ग्रेटर। तो देखो जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर होता है इसका मतलब वो क्या है, जल्दी से रिलीज हो रहा है और जल्दी से अपोजिट इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव कर रहा है। जैसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ते हैं, आपको याद होता हो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसकी ज्यादा है, जिस भी आयन की, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन इजीली यूज नहीं करता। वो अगर आयनाइजेशन एनर्जी उसकी कम है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन यूज कर देता है। सेम एज इट इज डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका क्या है, लो है, वो फास्टली मूव करेगा, ठीक है, फास्टली मूव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोड, ठीक है, अपोजिट इलेक्ट्रोड, ये ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एनोड और कैथोड पर रिएक्शन क्या होने वाली है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है देखना। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, आपको पता है, इसका मतलब नेगेटिव आयन मूव करेगा। अब हमारे पास नेगेटिव आयन Cl भी है और OH नेगेटिव आयन भी है। तो देखो यहाँ पर जो Cl नेगेटिव आयन होता है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, लोअर, ठीक है, डिस्चार्ज potential of Cl negative ion is lower than OH negative ion। तो जिसका लोअर है वो फास्टली मूव करेगा, इसका मतलब Cl नेगेटिव आयन यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, और ये Cl नेगेटिव आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। तो एनोड पर क्या होगा, Cl नेगेटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और Cl फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया और ये Cl फ्री रेडिकल्स जो है वो कंबाइंड हो जाएंगे और क्या बना लेंगे यहाँ पर, क्लोरीन गैस। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि एनोड पर क्या बन रही है, क्लोरीन गैस, जैसे मोल्टन स्टेट में बनी थी, ठीक है। बट अब हमें देखना है कैथोड पर, कैथोड पर क्या होने वाला है। कैथोड पर हमेशा क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है, राइट। अब हमें ये देखना है कि होने वाला क्या है, यहाँ पर सिंपल है, देखो यहाँ पर Na पॉजिटिव भी है और H पॉजिटिव आयन भी है। तो ये याद रख लेना, जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है किसका, H पॉजिटिव आयन का, वो क्या होता है, लोअर होता है एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव आयन। समझ आ रहा है, मैंने यही मेंशन कर दिया है, H पॉजिटिव आयन का लोअर है, इसका मतलब पहले कौन जाएगा कैथोड पर, यहाँ आएंगे H पॉजिटिव आयन और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, H पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो H पॉजिटिव आयन जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो किस में चेंज होगा, H में। ऐसे ही हाइड्रोजन्स दो आपस में कंबाइंड होकर डायटोमिक फॉर्म में, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, 2Cl नेगेटिव आयन, यहाँ पर क्लोरीन गैस, देन उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आपको ये लाइन मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, आपको जैसे करना है वैसे करो, एक एक लेकर भी कर सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन गैस, यानी कि समझ आ गया होगा कैथोड पर क्या लिबरेट हुई है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। हमारे पास दो प्रोडक्ट बने, क्या बना, एनोड पर जो प्रोडक्ट बना है वो है हमारे पास क्लोरीन गैस और जो कैथोड पर प्रोडक्ट बना है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस। देखो बच्चों मैंने जैसे ही
NaCl यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट था उसका मीडियम चेंज किया, प्रोडक्ट चेंज हो गया। कैथोड पर देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हाइड्रोजन, और जब NaCl मॉल्टन में था तब क्या बना था, सोडियम मेटल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कहने का मतलब क्या है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मैंने बताए थे आपको, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के मीडियम पर। ठीक है, आई होप क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि आप 12th में हो, आपको पता है बोर्ड है, और इसमें एक भी डाउट रह गया दैट मीन्स कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, तो वहीं से ही आप पीछे चले जाते हो अदर स्टूडेंट के कंपेयर में। ठीक है, तो ये था क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें मैंने सिर्फ ये बताया क्या कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका मीडियम चेंज करते हैं तो प्रोडक्ट क्या चेंज होता है या नहीं होता। यस होता है, हमने देखा भी, प्रूफ भी कर लिया ये। ठीक है, अब मैं बताने वाली हूँ बच्चों, जो इलेक्ट्रोड है वो प्लेटिनम की नहीं है। अब इलेक्ट्रोड हमने मेटल, अदर मेटल की ले ली जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, तो उससे भी हमें पता चलेगा कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, उससे भी हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अभी। अब बच्चों देखो हमारे पास केस थर्ड, ठीक है, उसमें हम क्या करने वाले हैं, एक चेंजमेंट करने वाले हैं कि जो एनोड और कैथोड है, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोड है वो किसकी है, यहाँ पर कॉपर मेटल की इलेक्ट्रोड है। ठीक है, क्लियर, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट का। इतना ध्यान रखना, जो रिएक्टिव मेटल होती है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सेम मेटल का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कॉपर है तो कॉपर सल्फेट लोगे, अगर यहाँ पर आपके पास जिंक है तो जिंक सल्फेट लोगे, जैसे यहाँ पर सिल्वर की इलेक्ट्रोड है तो यहाँ सिल्वर नाइट्रेट ले लेना। ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें हमें रिएक्शन देखनी है क्या होने वाली है। देखो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा आयंस के अंदर। ठीक है, कॉपर पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयन के अंदर। लेकिन जब आपके पास ऐसी इलेक्ट्रोड हो जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे तब क्या होगा, तो देखो एनोड और कैथोड पर आपको पता है कौन कौन सी रिएक्शन होती है, तो सबसे पहले हम एनोड पर देखेंगे। एट एनोड आपने जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की, ये पूरी की पूरी मेटल किसके है, कॉपर, इलेक्ट्रोड किसकी है, कॉपर मेटल की है। तो यहाँ पर जो कॉपर मेटल है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और किसमें चेंज हो जाते हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के अंदर। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ मूव करेगा। क्लियर, तो देखो एनोड पर क्या होगा, कॉपर की जो मेटल थी वो किसमें चेंज हो गई, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्लियर, अब क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आपके पास में जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है वो कहाँ जाएंगे, इस कैथोड की तरफ मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, और जैसे ही मूव करेंगे कैथोड पर क्या होगा, देखो अभी कैथोड पर जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन थे उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये इसमें कन्वर्ट हो गए कॉपर मेटल के अंदर। ठीक है, यानी कि एनोड पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता, कैथोड पर प्रोडक्ट बनता है, बट किसका, जिसकी इलेक्ट्रोड होती है वही प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एनोड से तो कॉपर जा रहा है, मतलब ये जो आपके पास रिएक्शन जब आप देखते रहोगे ना तो जो एनोड है वो क्या हो जाएगी, थिन होती चली जाएगी, और जो कैथोड है वो क्या होती चली जाती है, थिक होते हुए चली जाती है। मतलब ये तो पतले होते चले जाएगी और ये मोटी, क्यों, क्योंकि जैसे रिएक्शन हुई क्या हो रहा है कॉपर, तो यहाँ पर कॉपर जो है वो डिपोजिट होने लग जाएगा, दैट मीन्स ये मोटी होती चली जाएगी, और यहाँ से कॉपर जा रहा है, कॉपर आयन, तो ये पतली होते हुए चली जाती है। तो जब आप ऐसी रिएक्शन देखते हो जिसमें ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल सेल देखते हो जिसमें इलेक्ट्रोड जो है वो उसी मेटल की हो जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, तो वहां पर आपके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, और वो भी जिसका इलेक्ट्रोड है वही प्रोडक्ट आपके पास मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कैथोड पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोड जो है वो भी अफेक्ट करती है किनको, प्रोडक्ट्स को, या फिर हम ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी।
ठीक है, आप सभी को समझ में आया होगा। तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर। तो क्वालिटेटिव जो एनालिसिस था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स लेकर आएंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही चल रहा है अभी हमारा टॉपिक, दूसरा भी कोई टॉपिक शुरू नहीं हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग गई तो प्लीज लाइक भी करना और शेयर भी करना। मिलते हैं, टेक केयर।